Hello everyone and welcome to the series of video lectures on psychology. आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी नॉर्म्स के बारे में। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी टाइप्स ऑफ नॉर्म्स, जिसमें अपन ने एज और ग्रेड नॉर्म्स की बात करी थी। और इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे परसेंटाइल और स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स के बारे में। तो लेट्स बिगिन। जो टाइप ऑफ नॉर्म्स में जो परसेंटाइल नॉर्म्स होते हैं, these are most popular and common norms, और क्योंकि ये आसान होते हैं और जनरली इसीलिए हम इनको साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल टेस्ट में जो शैक्षिक परीक्षण होते हैं या मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में इनका काफ़ी इस्तेमाल होता है। ये नॉर्म्स जो होते हैं ये बच्चों पे और बड़ों पे दोनों पे बनाए जा सकते हैं। और होते क्या हैं परसेंटाइल नॉर्म्स, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जो आपके जैसे 12th में और 10th में जो CGPA होता है, CGPA इज परसेंटाइल नॉर्म्स ओनली। जो परसेंटाइल जो आपका होता है वो वही परसेंटाइल नॉर्म्स होता है, तो उससे आप शायद बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और होता क्या है ये कि कितना परसेंट है जो कि उस पर्टिकुलर स्कोर के नीचे आता है। अगर अपन एक एग्जांपल लें, सपोज एक कोई पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर व्यक्ति का स्कोर 121 आया, ठीक है, और उसका जो परसेंटाइल नॉर्म है वो 90 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90% जो लोग हैं उस टेस्ट को करने वाले, जो 90% लोग हैं वो उस व्यक्ति के नीचे हैं। मतलब ये व्यक्ति 90% लोगों से बेहतर है। और आजकल ज़्यादातर जो चाहे कैट का स्कोर है या जो दूसरे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जनरली परसेंटाइल स्कोर आता है। और सो इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से जो हमारा स्कोर है उसको परसेंटाइल के आधार पर उसकी व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स की। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जैसे मैंने बताया कि इसको यूज़ करना सबसे आसान है, बहुत सरल है ये, और इसकी व्याख्या बहुत आसानी से की जा सकती है। जैसे मैंने अभी बताया था, मेनली जो हमारा जो कैट जो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम है उसका भी परसेंटाइल के आधार पर होता है। और आपने देखा होगा जो 10th और 12th है उसमें भी हमारा जो CGPA है वो भी परसेंटाइल स्कोर होता है। और जो व्यक्ति के जैसे मैंने कहा कि 80 परसेंटाइल आया, तो इसका मतलब ये होता है कि वो 80% लोगों से बेहतर है या 80% लोग उसके नीचे आते हैं। सो इसको बहुत आसानी से इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो पहला तो इसका फायदा ये है। दूसरा, जैसे मैंने बोला था कि इसका बहुत अधिक इस्तेमाल मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक परीक्षणों में किया जाता है। तीसरी चीज इसका फायदा ये है कि इसमें समय की और पैसे की बहुत बचत होती है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं बहुत इकोनॉमिकल, तो आर्थिक रूप से हमें बहुत मदद मिलती है इसमें। बहुत फटाफट इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो इसका डीमेरिट है वो ये है कि परसेंटाइल नॉर्म्स हैव इनइक्वालिटी ऑफ यूनिट थ्रू आउट द परसेंटाइल स्केल। अब इनइक्वालिटी कैसे? जैसे कि 90 परसेंटाइल और 92 परसेंटाइल के बीच में कितने लोग हैं, या 70 और 75 परसेंटाइल के बीच में कितने लोग हैं, वहाँ ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है, बराबरी नहीं होती है। और सो इनइक्वालिटी ऑफ यूनिट इसमें होता है। और पर्टिकुलरली जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो 40 और 30 परसेंटाइल में तो बहुत ही कम हो जाता है। सो इनइक्वालिटी असमान रूप से इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटेड परसेंटाइल स्केल के ऊपर देखते हैं। तो इसका ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हम व्यक्ति की रिलेटिव पोजीशन दो लोगों के कंपैरिजन में या 5-7 लोगों के कंपैरिजन में हम जान सकते हैं कि उसकी स्टैंडिंग कहाँ पर है, ठीक है। लेकिन दो रॉ स्कोर्स के बीच में अंतर कितना है, जैसे मैंने बोला 121 पे उसका 90 परसेंटाइल आया,
तो 121 और 115 के बीच में कितना अंतर है या वास्तविकता में कितने जो लोग वो हैं, वो हमें नहीं पता चलता। तो ये इसकी ड्रॉबैक है। बट एज़ आई टोल्ड यू कि दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल मेथड और इसीलिए हम इसका बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स की। स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स जो हैं दीज आर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड स्कोर। जो ये नॉर्म्स हैं ये एक स्टैंडर्ड स्कोर पे आधारित होते हैं और ये बेसिकली डिराइव्ड नॉर्म्स हैं क्योंकि एक डिराइव्ड स्कोर के ऊपर आधारित होते हैं। यहाँ पे जो जो हमने अभी देखा था कि परसेंटाइल नॉर्म्स में समान नहीं थे, जो यूनिट्स जो थी, जो डिफरेंस जो था वो अनइक्वल था, लेकिन यहाँ पे यूनिट्स ऑफ स्केल आर इक्वल। और सो इसीलिए जैसे मैंने कहा कि इट कन्वेज द सेम मीनिंग। जो डिफरेंस 2 से 3 के बीच में होगा वही 9 से 10 के बीच में होगा। लेकिन हम परसेंटाइल नॉर्म्स में ये नहीं कह सकते कि जो जितने लोग 90 से 95 परसेंटाइल के बीच में आएँगे उतने ही लोग 20 से 25 के बीच में आएँगे। वहाँ पे इनइक्वालिटी ऑफ यूनिट्स वाज़ देयर। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दोनों इट कन्वेज द सेम मीनिंग। जो 2 से 3 का अंतर है वही 8 से 9 का अंतर दर्शाता है। मतलब उसमें समानता आप ये देखते हो। इट कन्वेज द सेम मीनिंग थ्रूआउट द होल रेंज ऑफ स्केल। स्टैंडर्ड स्कोर इज अ डिराइव्ड स्कोर जैसा मैंने अभी पहले भी कहा था क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन पे आधारित होता है। अब इसको निकाला कैसे जाता है? जो स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स जो होते हैं बेसिकली देखिए जैसे जेड स्कोर है इट इज अ स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म, टी स्कोर है, स्टेनाइन स्कोर है, डिविएशन आईक्यू है, ये सारे स्टैंडर्ड स्कोर हैं। स्टैंडर्ड स्कोर्स आर नीडेड जब हमको एक ही व्यक्ति की डिफरेंट टेस्ट पे परफॉर्मेंस देखनी है तो हमको स्टैंडर्ड स्कोर मदद मिलती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बाय कन्वर्टिंग रॉ स्कोर्स इनटू स्टैंडर्ड स्कोर्स, व्यक्ति के जो रॉ स्कोर्स हैं उनको स्टैंडर्ड स्कोर्स में कन्वर्ट किया जाता है। जो सब आप इसको बहुत अच्छे से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो एक जैसे सपोज इंटेलिजेंस टेस्ट हमने सॉरी हमने इंटरेस्ट टेस्ट व्यक्ति पे किया। अब इंटरेस्ट टेस्ट जब हमने किया तो एक व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग-अलग एरियाज में हो सकता है और उसके जो रॉ स्कोर्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, सपोज फोटोग्राफी है, सपोज नेचर में है या घूमना फिरना है या साइंटिफिक टेम्पर है या रिसर्च है, ये सब सारे एरियाज हैं। तो हम व्यक्ति के जो रॉ स्कोर्स हैं भिन्न-भिन्न एरियाज के अंदर, उनको हम स्टैंडर्ड स्कोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ऑन बेस्ड ऑन अ टेबल। तो टेबल जो है वो उसमें डिराइव करके तो सपोज कहाँ से कहाँ तक का रॉ स्कोर है उसको हम जो स्टैंडर्ड स्केल जो होता है उसको हम 1 से लेके 9 तक होता है। तो 1 से 2 जो कुछ रॉ स्कोर है वो 1 से 2 होगा, उससे आगे वाला 2 से 3 या कहाँ से कहाँ तक वो 4, 5 इस तरह से उसको हम बाँट देते हैं और व्यक्ति की जो इंटरेस्ट है उसको हम इस आधार पर जो स्टैंडर्ड स्कोर्स हैं इसके आधार पर कर सकते हैं कंपेयर। सपोज एक व्यक्ति है जिसका अम, घूमने-फिरने में या नेचर के प्रति इंटरेस्ट का स्टैंडर्ड स्कोर 3 आया। लेकिन उसका जो साइंटिफिक जो है वैज्ञानिक जो लैब्स में एक्सपेरिमेंट करना या जो रिसर्च करना उसमें उसका 8 आया। तो हम इसके आधार पर आसानी से कह सकते हैं कि उसका घूमने-फिरने में या नेचर के जो प्रकृति के या जो आर्टिस्टिक जो एरियाज़ हैं उसमें उसका इंटरेस्ट कम है, साइंटिफिक उसमें उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है। सो इस तरह से अ, एक ही व्यक्ति का जब हमको डिफरेंट डिफरेंट उसमें क्षेत्रों में उसका अलग-अलग टेस्ट हमको लेना होता है तो स्टैंडर्ड स्कोर्स मदद करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से स्टैंडर्ड स्कोर्स निकाले जाते हैं। तो आपके रॉ स्कोर्स को स्टैंडर्ड स्कोर्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है।
और इसका बहुत कॉमन एग्जांपल जैसे मैंने बताया चैटर्जीज़ नॉन लैंग्वेज जो प्रेफ़रेंस रिकॉर्ड है वो एक स्टैंडर्ड स्कोर के ऊपर आधारित है और कुछ जो हमारे पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं उसमें भी स्टैंडर्ड स्कोर्स नॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें बहुत आसानी से तुलना की जा सकती है कि व्यक्ति की पर्सनालिटी के कौन से भिन्न-भिन्न एरियाज़ हैं या कौन-सी चीज़ क्या दर्शाती है, ठीक है? सो जैसे इसमें हम करते क्या हैं, कैसे तैयार किया जाता है, जिस टेस्ट का आपको स्टैंडर्ड नॉर्म्स बनाने हैं, वो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो टारगेट ग्रुप है उसको दे दिया जाता है और और उनके जो एवरेज स्कोर्स होते हैं उसके आधार पर नॉर्म्स बना लिए जाते हैं और एवरेज परफॉर्मेंस के आधार पर और उससे ऊपर होते हैं वो हम नॉर्म्स बना सकते हैं हायर हैं या उससे नीचे हैं उससे ऊपर हायर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा है तो वेरी हाई हो जाता है और इस तरह से हम उसके नॉर्म्स बना लेते हैं तो ये स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स थे किस तरह से बनाए जाते हैं क्या होते हैं और अब हम इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या डीमेरिट्स हैं उसकी बात करेंगे। देखिए सबसे पहला फ़ायदा तो दिस इज़ मोस्ट प्रिसाइज़ या एक्यूरेट तरीका है बहुत सटीक तरीका है व्यक्ति की पोज़ीशन को दर्शाने का। सबसे वैज्ञानिक तरीका है और इट इज़ मोर साइंटिफिक एज़ इट्स यूनिट्स आर यूनिफ़ॉर्म। 2 इकाइयों के बीच में जो दूरी होती है वो समान होती है और इसीलिए जैसे मैंने कहा ये सबसे वैज्ञानिक तरीका है। अ, इसके अलावा जो हमें जो स्कोर्स मिलते हैं, उनको हम डिफरेंट डिफरेंट जैसे मैंने कहा क्षेत्रों में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति की जो रुचि साहित्य में, रुचि घूमने-फिरने में, रुचि उसकी हम ये कह सकते हैं कि रिलिजन के अंदर या उसकी रुचि वैज्ञानिक फील्ड में कैसी है। तो इस तरह से हम उसके तुलना की जा सकती है। तो ये तो थे इसके फ़ायदे, अब नुकसान क्या है कि ये इसका जो इस्तेमाल है इसका ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा-सा मुश्किल है और थोड़ी-सी जो हमने ऐज नॉर्म्स की बात करी, ग्रेड नॉर्म्स की बात करी, दोज़ आर वेरी सिंपल। स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स बिकॉज़ डिराइव्ड स्कोर्स होते हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा इसको यूज़ करना जटिल होता है। एंड सेकेंडली इट कैन बी यूज्ड बाय अ ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट जिसने उसकी ट्रेनिंग ली है, जो उसको अच्छे से जानता है, वही इसका इस्तेमाल कर सकता है। हर कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता, ये इसका दूसरा डिमेरिट है। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट टाइप ऑफ नॉर्म्स और उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, डिटेल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो बच्चों इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आई होप आपका एवरी जो क्वेरी या आपकी जिज्ञासा जो है आपको मतलब शांत हो गई होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा नॉर्म्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच माय वीडियोज़ ऑन साइकोलॉजी। थैंक यू।